अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में अमेरिका और ईरान के मबैन मुआहदा हो चुका, दस्तखत हो चुके, लेकिन एक मरतबा फिर अब नया हुरमस की सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगरचे के जंग बंदी हो चुकी है, अब नया हुरमस मुकम्मल तौर पर अमरीकी निगरानी से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल पेश आई जिसके नतीजे में ईरान को ड्रोन फायर करना पड़ा और ईरानी ड्रोन के नतीजे में अमेरिका ने ईरान के साहिल पर जो उनकी मुख्तलिफ दिफाई तनसीबात थी उनको निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सूरत हाल एक मरतबा फिर एस्केलेट हो चुकी है। सवाल यह है, क्या फिर एक मरतबा अब नया हुरमस बंद होने का खदशा है? और ईरान जिस तरीके से अब नया हुरमस पर अपनी निगरानी को यकीनी बनाना चाहता है और उसके साथ ओमान ने भी इस एरिए से फ़ीस वसूल करने की बात की है, ये दोनों पॉइंट्स क्या सूरत हाल को दोबारा ख़राब कर सकते हैं, या ईरान और अमेरिका के मबैन जो बराह रास्त राब्ते शुरू होने जा रहे हैं और आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी शुरू होना है, क्या वहाँ पर ऐसी कोई SOPs तय पा सकती हैं जिसके मुताबिक अब नया हुरमस खुली रहे और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े, ताकि हतमी मुज़ाकरात के नतीजे में एक पायदार मुआहदा हो सके जो कि 60 रोज़ में होना ज़रूरी है? या अब नया हुरमस की सूरत हाल अक्सर व बेशतर इसी तरीके के साथ गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार रहेगी? इस पर बात करेंगे। और क्या अमेरिका अब तक होने वाले बातचीत के नतीजे में ईरान को आने वाले दिनों में इस बात की इजाज़त देगा कि वो इस हदूद से अब नया हुरमस की जगह से गुजरने वाले टैंकर से ईरान कोई फ़ीस या टोल वसूल कर सके? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे नाज़रीन आपको कि आलमी मार्केट में खाम तेल तो रिकॉर्ड सस्ता हो चुका है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिला। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरियों के दबाव के नतीजे में कीमतें मजीद कम करने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को क्या वाकई 104 अरब का नुकसान पहुंचा है? और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 70 रुपये रोक लिए गए हैं ओगरा की तरफ से प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की मद में। ये सूरत हाल क्या आने वाले दिनों में मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को मुतासिर कर सकती है या नहीं? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल की तरफ लौट रही है और इलेक्शन की तैयारियां हैं। उसके साथ कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर के लोग अपने मुतालबात बनवाने के लिए कानूनी जद्दोजहद तो अपनी जगह पे, लेकिन जो इंतखाबी अमल है वो कितना उनके मसाइल को हल करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने अपना एलामिया जारी किया, जिसमें मुहर्रम उल हराम में जो कौमी इदारों, रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उलमा मशाइख का जो किरदार था उसको खराज तहसीन पेश किया गया है। ये तरीक़ाकार, ये अप्रोच आने वाले दिनों में पाकिस्तान से इंतहा पसंदी को ख़त्म करने में कितना अहम रोल प्ले कर सकती है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि जूम लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, हम देखते हैं कि पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में अमेरिका और ईरान के मबैन मुबाहिदा तो तय पा गया और सीज़ फायर जो कि आर्जी था वो मुस्तकिल जंग बंदी में भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अब नया हुरमस में सूरत हाल एक मरतबा फिर एस्केलेट हुई है। ईरान की तरफ से कुछ ड्रोन फायर किए गए, जिसके नतीजे में अमेरिका ने बताया कि उन्होंने भी ईरान के साहिल पर जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया है। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो जब ये मुआहिदा तय पा चुका है, डेफिनेटली इसकी SOPs भी तय पाई होंगी, तो ये क्यों वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में ईरान को ड्रोन फायर करना पड़ा और अमेरिका को जवाबी हमले करना पड़े? और ये सिचुएशन क्या दोबारा वक्ती तौर पर अब नया हुरमस बंद होने का बायस तो नहीं बनने जा रही? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, मुआहिदा हो चुका है, बहुत डेलिब्रेशन के बाद हुआ। ईरान की सबसे ज्यादा एक न्यू फाउंड लीवरेज है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो उसको जाहिर है क्लेम किया उसने 45 सालों से मैं बंद कर दूंगा, लेकिन कभी किया नहीं, उसको मैनिफेस्ट नहीं किया जी। मेरे जैसे और बहुत से थे जो समझते थे कि पता नहीं इतना इफेक्टिव ईरान उसको क्लोज कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इंक्लूडिंग अमेरिका, जिसको हैरत हुई कि बड़ा इफेक्टिवली ईरान ने उसको ब्लॉक कर लिया। अब जब ब्लॉक कर लिया तो वो बहुत बड़ा लिवरेज मिल गया ईरान को आने वाले वक्तों के लिए, एक न्यू फाउंड लिवरेज के वो कर सकता है। फिर उसने रीजनलाइज भी कर दिया, जंग को खत्ते में फैला दिया। तो खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ये पता है कि उसके लिए बार्गेनिंग चिप है बहुत बड़ी। दैट मीन्स कि जितना ज्यादा इफेक्टिव या जितना इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैनेज करेगा ईरान, उसको लीवरेज उतनी ही अमेरिका मज़ाकरात में आने वाले वक्तों में देगा। ठीक। इसीलिए ईरान उस पे टॉलरेंस नहीं चाहता कि कोई भी न्यू नॉर्मल, कोई भी बहरी जहाज अनचेक्ड, अननोटिस्ड और विदाउट परमिशन चला जाए
अगर वो जाना शुरू हो गए तो इसकी लीवरेज खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट, एक वार्निंग देता है ताकि आने वाले जहाजों के अंदर डिटरेंस हो, शिपिंग लाइन को खौफ हो कि वो ईरान की इजाजत के बगैर नहीं गुजर रहे। तो मैं इसको अनयूजुअल नहीं देख रहा, ये ईरान की पीस की तरफ जाने की एक स्ट्रेटजी मैं समझ रहा हूँ, ठीक जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहता है ताकि उसका लीवरेज ना कहीं हाथ से निकले। ठीक। तो आपकी नज़र में इन हालात में, इस एक्टिविटी के दौरान अब नया हुर्मुज़ का दोबारा बंद होने का कोई खतरा नहीं है, ऐसा ही है सर? जी भट्ट साहब, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन भी है। जी। इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि नेतन्याहू का जो पीस होना है इस एरिया में, खास तौर पर ईरान के अमेरिका के साथ, बिल्कुल वो ठीक। एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। ठीक। यानी उसके लिए पीस अनईजी नहीं है, उसके लिए खतरनाक है, उसके सुइसाइडल है, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पे अमन हो गया तो अक्टूबर में उसको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो गए, चांसेस है वो हार जाएगा, क्योंकि उसने अब तक इजरायलियों को ये बताने की नाकाम कोशिश की है कि मैंने अब इसराइल को सेफ कर दिया। अब वो सेफ नहीं हुआ। इसराइल सेफ होना होता तो फिर जाहिर है पीस, तो वो शो स्पॉइलर के तौर पे अभी भी एक्ट कर रहा है। इसराइल की अभी भी कोशिश है कि लेबनान पर हमले बंद ना किए जाएं, क्योंकि उसको पता है कि ईरान की बहुत सेंसिटिविटी है, और उसको ये भी पता है कि एग्रीमेंट के अंदर जो एमओयू हुआ है, पहले पैराग्राफ में 3 जगह लेबनान का जिक्र है, जिसका मतलब ये है कि ईरान की सेंसिटिविटी है। इसको मद्देनजर रखते हुए नेतन्याहू लेबनान पर हमले करता रहना चाहता है ताकि ईरान को इश्तियाल दिलाया जाए, वो दोबारा वॉर में एंगेज हो। बिल्कुल ठीक। और नेतन्याहू को ये यकीन है कि ये लीवरेज उस वक्त तक है जब तक अमेरिकन प्रेसिडेंट, फिर अगर ये जंग छिड़ गई ईरान और इसराइल के दरमियान, तो नेतन्याहू को ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फिर कूद पड़ेंगे उनके हक में। ये आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है कि इसमें नेतन्याहू के को जो रेन इन करने की या बाज रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ट्रंप पर है। उन्होंने अपने दस्तखत पब्लिक में किए हैं, हम चैनल्स में आपने दिखाए थे। अब उन पर डिपेंडेंट है कि वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपने एग्रीमेंट को या नहीं कर पाते। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रंप रिएक्शनरी ना हो, यानी जब भी कोई वो हमला होता है वो उसको मना कर देते हैं, हमला होता है उसको बुरा भला कह देते हैं। उनको कहें कि अगर ये तुमने अब किया तो मैं नहीं आऊंगा, और अगर जंग लगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा, तो तब शायद रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक। चिश्ती साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं ख्वाजा मतीन साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। खैर साहब, अभी खालिद चिश्ती साहब ने भी दिफाई नुक्ता नज़र से अमेरिका और ईरान के इस मामले के ऊपर रोशनी डाली है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की अनथक काविशों और मेहनत के नतीजे में ये मुआहदा तय पा चुका, जिसके बाद अब नया हुर्मुज़ खुली और अब आइंदा हफ्ते अमेरिका और ईरान के मबैन दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है। लेकिन अब दोबारा ये जो अब नया हुर्मुज़ की सूरत हाल डेवलप हुई है, एक तरह से तो जंग बंदी की भी खिलाफ वर्जी है, उस सीज़ फायर की भी, तो ये सूरत हाल दोबारा ट्रिगर हो सकती है, फिर पाकिस्तान को एक्टिव होना पड़ेगा, या कुछ SOPs में अभी अगेन कुछ क्लैरिटी नहीं है कौन सी चीज़ें गुजरनी है, किस तरीके से गुजरनी है, कैसे ईरान को इन्फॉर्म करना है, कहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है कि सूरत हाल फिर एक मरतबा ख़राब होती दिखाई दे रही है? भट्टी साहब, ये कन्फ्यूजन है, और ये मेरे ख्याल में जब तक हतमी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते तो उस वक्त ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ अमेरिका ने ज़्यादती की है। एक ड्रोन गिरा, किसी कोई जानी नुकसान, उसका नुकसान भी नहीं हुआ, उस जहाज को, जहाज चलता रहा, गुजर गया जी। कुछ भी नहीं हुआ। इसको जवाब बनाकर ईरान पर दोबारा उनकी फौजी तनसीबात पर हमले करना, उनकी साली तनसीबात में बड़े मैसिव स्ट्राइक्स, हाँ, तो ये उनका ईरान ने जवाब भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी थोड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ एक आपने एक ड्रोन किसी तजारती जहाज पे, पता नहीं भी उसकी अभी निशानदेही भी नहीं हुई किस मुल्क का जहाज है जी, जिसका भी है, चलो, और वो एक ड्रोन लगा भी है तो डैमेज इतना हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ और वो चलता रहा, तो फिर तो ये एक खाम ख्याली सी है वैसे। नहीं, इसकी गलत तशरीह की उन्होंने। और जिस तरह JD वैंस बड़े बुरदबार किस्म के रहनुमा, उन्होंने भी कहा तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे। ये तशद्दुद तो वही नहीं ना जी। तो जो रूट्स ईरान ने मुकर्रर करदा बनाए हैं, तमाम जो तजारती जहाज़ हैं, जब तक 60 दिन में टेक्निकल जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल नहीं हो जाते, उन्हीं रूट्स को फॉलो करना चाहिए तमाम जो वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो ईरान तो अभी तक डामाडोल है ना, जब तक हतमी मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं होती। तो जब हतमी कामयाब हो जाएंगे, जैसे पहले एक इंटरनेशनल आबी गुजरगाह थी, वो गुजरगाह बन जाएगी। ये सारी चीज़ें अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो आपको पता उनका रवैया कितना सख्त है। अभी वो धमकी में, मुज़ाकरात के दौरान भी वो धमकी में रवैया इख्तियार करते रहे। लेकिन दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि ईरान को भी थोड़ा, जिस तरह 60 रोज़ के लिए उन्हें भी जो इजाज़त देनी चाहिए, जब भी कोई टैक्स लगाना होगा, कोई भी चीज़ करनी होगी, फीस मुकर्रर करनी होगी, वो अपनी मुज़ाकरात के नतीजे में बाद में होगी। लेकिन जो पाकिस्तान के रोल की बात की है आपने, अगर ये पाकिस्तान का किरदार आज माइनस हो जाए, दोबारा लड़ पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, वो हम वक्त साथ साथ रहना है।
ठीक। आपको याद होगा जो स्विट्जरलैंड में गए थी ईरानी क़यादत, जिन्होंने तस्वीर भी नहीं बनवाई अमेरिकन लीडरशिप के साथ, तो उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब लेकर गए थे ईरानी क़यादत को ईरान से वहाँ। तो पाकिस्तान का रोल मज़ीद बढ़ेगा मैं आने वाले दिनों में, और ये साथ साथ चलना है कतर का और पाकिस्तान दोनों ममालिक का। और पाकिस्तान कभी भी इनको तनख्वाह नहीं छोड़ सकता। जिस दिन पाकिस्तान ने इन दोनों मुल्कों को अपने हाल पर छोड़ा तो ये जंग छिड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। सर एक लास्ट जानना चाहूँगा, इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने देखा गुज़श्ता साल 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, और या आज इस मरतबा जो अमेरिका ने ये सिलसिला शुरू किया और इसराइल भी उसके अंदर शरीक था, तो इसके अंदर ईरान की फ़ज़ाइया हमें कहीं उस तरीके से अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं दी, जिस पे माजी के अंदर आपने बहुत तफसील के साथ बात की है कि गुज़श्ता लास्ट कई डेकेड्स में ईरान अपनी एयरफोर्स को उस तरीके से डेवलप नहीं कर सका। अब ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, उसके मुंजमद असास से बहाल हो रहे हैं, उसका तेल बिक सकेगा, उसकी आमदन में बेहतरी होगी, तो ईरान डेफिनेटली अपनी फ़ज़ाइया को बेहतर करने की तरफ अपना सफ़र शुरू करेगा। क्या पाकिस्तान और ईरान के मबैन इस वक्त जो एक बेहतरीन बायलेटरल रिलेशन चल रहे हैं, और आप खुद भी इस हवाले से आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान के मबैन उनकी ईरान की एयरफोर्स को डेवलप करने के हवाले से, अपग्रेड करने के हवाले से कोई ताउन आपको दिखाई दे रहे? देखिए वैक्यूम तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान की एयरफोर्स के पास फैंटम F4 जहाज, F14 जहाज शाह ऑफ ईरान के जमाने के थे, ऑलमोस्ट 55-60 साल पुराने जहाज थे जब ये इंडक्ट किए गए थे। और ऑन टॉप ऑफ दैट दोनों अमेरिकन थे, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके स्पेयर पार्ट्स बंद हो गए, तो अमेरिका ने तो ज़ाहिर मेंटेन भी नहीं किए, तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे। उसकी एक लॉन्ग अलहदा प्रोग्राम हो सकता है कि वो क्यों सस्टेन नहीं कर पाए और इन्होंने क्यों एयरफोर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। मैं क्विकली आपको व्यूअर्स को बता देता हूँ कि क्यों ईरान को पता था कि एयरफोर्स मेरी अड्डे वगैरह तबाह कर दिए जाएंगे, एयरफोर्स सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसराइल पर जो नियरेस्ट है उस पर उसने हमला करना है, वो मुझे इराक, जॉर्डन, सीरिया में से कोई गुजरने नहीं देगा, क्योंकि उनके एयर डिफेंस मोस्टली अब प्रो अमेरिकन है। तो इस वजह से शायद उन्होंने अपनी एयरफोर्स पर उस तरह फोकस नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अब कमिंग बैक टू दिस, देखना पड़ेगा कि अमेरिका कितना कंफर्टेबल है पाकिस्तान की, ये मेरा अपना तज्जिया है, मैं ऑफिशियल नहीं कह सकता, वो तो हमारे मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप जाने, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका का कितना कंफर्टेबल है। देखिए अब जंग अमेरिका के साथ हुई है, इसका मतलब है खुदा न खास्ता कल दोबारा इसी तरह एस्केलेट होते हैं, हालात खराब होते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी यही है कि इजराइल और अमेरिका ना कहीं कूद पड़े। तो अमेरिका का कंफर्ट देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ कितना एक्सटेंड करता है एक रिलैक्सेशन, कि हम उनकी मिलिट्री को रिवाइव करें, उनकी एयरफोर्स को डेवलप करें या कंट्रीब्यूट कर सकें, तो उस पर डिपेंडेंट होगा। क्योंकि इस वक्त हम ये नहीं चाहेंगे कि, जाहिर है एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा कि ईरान से गुडविल करते करते अमेरिका से हम इस हद तक खराब कर लें ताल्लुकात। हमने बड़ा डिस्क्रीट बैलेंस किया है, बड़ी कामयाबी से किया है, तो आई थिंक हमें वो देखना पड़ेगा कि इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है, बिल्कुल ठीक, एट द कॉस्ट ऑफ वन हम दूसरी चीज तो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क़याम एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और इस दौरान मुख्तलिफ ताकतें भी पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने और फ़िरकाबाज़ी को हवा देने और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने के लिए माजी में हमें मुतहरिक दिखाई देती रहीं। लेकिन इस मरतबा मुल्क भर में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया गया। हुकूमती और सलामती के इदारों ने एक इंतहाई शानदार अपना किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में इंतहाई अच्छे और एहसन तरीके के साथ मुहर्रम हराम के दरमियान जो मुख्तलिफ जलूस थे, मजालिस थी, वो बड़े एहसन तरीके के साथ उनका तमाम इंतज़ाम किए गए और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया गया। यही वजह है कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने एक बड़ा ही एक इम्प्रेसिव अपना एक डिक्लेरेशन जारी किया, अपना एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने उलमा, मशाइख और मुंतज़मीन जुलूस का शुक्रिया अदा किया है। ये एक अच्छी एक रवायत भी कायम हुई है, जिसके अंदर इंतहा पसंदी को के ख़ात्मे के लिए भी ये जो एक जेस्चर्स हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती तैयब कुरैशी साहब, मज़हबी स्कॉलर हैं। कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर जानना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना एक तवील अरसे तक बहुत बड़ा चैलेंज रहे है। कई अजला बड़े क्रिटिकल तसव्वुर होते थे और इस मौके के ऊपर दुश्मन ताकतें भी कोशिश करते थी कि हालात को ख़राब किया जाए। लेकिन इस मरतबा कौमी सलामती के इदारे हों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, और उसके साथ साथ उलमा, मुशाइख और मुंतज़मीन सब ने एक शानदार कोऑर्डिनेशन से उस चीज़ को यकीनी बनाया कि 10 मुहर्रम उल हराम तक तमाम मजालिस, जुलूस बड़े अच्छे तरीके से उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया। किस तरीके से देखते हैं उलमा कराम की काविश को, मशाइख की काविश को, और उसके साथ साथ कौमी सलामती के इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों की इन इक़दामात को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब अली मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। देखें, बहैसियत दीन के एक अदना तालिबुल इल्म के और कौमी अमन कमेटी के रुकन के और फिर साथ में चीफ खतीब सूबा खैबर पुख्तनख्वा की हैसियत से भी वफाकी हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज, पुलिस, ज़िली इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत है, सूबे की हुकूमत है, मैं सबको तहे दिल से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने फरमाया, कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। पाकिस्तानियों ने, मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया ने, आवाम ने, वाइज़ीन ने, उलमाए किराम ने जो एक शानदार तदब्बर का मुजाहरा किया है, यकीनन उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बहैसियत कौम आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कौम जब किसी चीज़ के करने का तहिया कर लेना, तो आप देखें बुनियान मरसूस देखें, मार्का हक देखें, और अब मुहर्रमुल हराम में कौम ने जो यूनिटी का और इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, और अमलन तमाम मसालिक के उलमाए किराम ने जो अपनी शानदार खिदमात पेश की हैं इत्तेहाद उम्मत के लिए, पैगाम अमन के लिए, पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में जो असल उस बयानिए की जो स्पिरिट है, मैं समझता हूँ कि शानदार तरीके से उस पर अमल किया गया है। और पूरी कौम, उलमाए किराम और जितनी भी इंतज़ामिया हुकूमतें हैं वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ अजला बहुत हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किए जाते थे, जिसके अंदर डेर इसमाइल खान, वहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात भी हुए मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के दौरान। लेकिन इस मरतबा अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी हालात को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया गया, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए। तो ये जो एक इज्तिमाई काविश है, जिसके अंदर कौमी सलामती की इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उलमा कराम हैं, तमाम मकाते फ़िक्र के लोग हैं, जिन्होंने ये जेस्चर शो किया है, ये जेस्चर आने वाले दिनों में हमें एक जो कौमी इत्तेहाद को यकीनी बनाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इस इत्तेहाद से, इस एफर्ट से, इस अप्रोच से हम इंतहा पसंदी को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि खैबर पुख्तनख्वा में कुछ खदशात थे, कुछ इलाकों के थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उलमा ने, इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने मिल के एक ऐसा जबरदस्त उसके लिए एक तरतीब बनी, यहाँ तक कि देखें उलमा खुद जाके वो मुहर्रम की मजालिस में शरीक हुए, खैर सगाली के तौर पे गए, अहले तशी के पास गए, वो यहाँ पे आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम मुत्तफिक और मुत्तहिद रहें तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो पाकिस्तान के अंदर या हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं डाल सकती। और जो आपने आने वाले दिनों के लिए कहा है, तो सर ये उसकी इंशाल्लाह शुरुआत है। अगर मुहर्रम इस तरह गुजर गया है तो आने वाले दिन इससे भी ज्यादा पुरअमन होंगे। बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद से वाबस्ता है, और ये इक़दामात, यही अप्रोच कौमी इत्तेहाद को मज़ीद पुख्ता कर सकती है। हमारे साथ थे तैयब कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, बिलखसूस कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से के हवाले से। खालिद साहब, 9 जून को एक कॉल दी गई थी जो कि नाकाम हुई। क्या इस वक्त सियासी तौर पर गहमी गहमी है? मुख्तलिफ जमातें किस तरीके से आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रही हैं, अवामी मैंडेट हासिल करेंगी, उसके मुताबिक वो अवाम की तवक्को और मंगों के मुताबिक आगे बढ़ेंगी, और जो सियासी सूरत हाल थी वो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की वजह से, उनके जो इक़दाम थे, जो रावलाकोट के अंदर थोड़ी सी सूरत हाल उन्होंने ख़राब की, वो इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर तो आपको असर उसका पड़ता दिखाई नहीं देता। अच्छा बड़ी साहब, आपके सवाल की तरफ बाद में आता हूँ, थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहूँगा। ये जो जॉइंट कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है, इनका एजेंडा बिल्कुल इलेक्शन सबोटाज करने का था, ठीक, एंटी रियासत था, ठीक है ना, गालम गलोच का, अफरा तफरी का, फ़िक्री सियासी इंतशार का था। आज उसी फ़िक्री इंतशार जो एजेंडा सामने आने पर मुल्क दुश्मनी का, उनके अपने साथी उनसे तेज़ी के साथ अज़ारे बुरात कर रहे हैं, और उनकी वीडियो स्टेटमेंट में सामने आ रही हैं। वीडियो से अपने मसलन बहुत बड़े इनके रहनुमा थे, बल्कि मैं बानी कहता हूँ, राजा अमजद अली एडवोकेट जी। बेसिकली ये दरिया बचाओ तहरीक थी। जब नीलम जेहलम प्रोजेक्ट बना था तो दरिया का रुख मोड़ा गया था, तो उस वक्त उन्होंने ये शुरू की थी दरिया बचाओ तहरीक। बाद में ये सारी एक्शन कमेटी बन गई, पहली तहरीक उन्हीं की थी, राजा अमजद, वो भी हज़ारे तलकी कर रहे हैं। इस तरह बाग से इफ्तिखार जमान साहब कोर मेंबर थे, और भी आप 5, 7, 8, 10 लोग इससे हज़ारे बुरात करके अपनी जान छुड़वा रहे हैं। इलेक्शन की जहाँ तक आपका सवाल था,
मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम उम्मीदवारों का 1-2 टिकटें रह गई हैं, बाकी उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का आज इजलास था जरदारी हाउस में। आज पुंछ डिवीज़न के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, मीरपुर के और इसी तरह महाजरीन के तमाम जो उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यू 1-2 दिन में पीपल्स पार्टी भी अपने टिकट जारी कर देगी। जैसे ही टिकट जारी होंगे, निशानात 5 जून को अलाट होने हैं, 27 जुलाई को 5 जुलाई को निशानात अलाट होने हैं, तो 27 जुलाई को ये मैदान सजना है। ठीक है, अभी भी जब कागजात लोगों ने जमा कराए हैं, बड़ा गहमा गहमी से लोग गए हैं, रैलियां निकालते हुए अपने उम्मीदवारों की जाके वहाँ कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। जैसे ही निशानात अलाट हो गए, आप देखिएगा आज़ाद कश्मीर में बड़े भरपूर तरीके से लोग इलेक्शन लड़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे और नाज़रीन यही वो रास्ता है, इंतखाबी अमल है जिसके ज़रिए से जो भी अवाम के नुमाइंदे हैं इस अमल का हिस्सा बने, कानून साज असम्बली में है, और फिर अगर अवाम की कोई मुतालबात हैं, अवाम की कोई ऐसी उनकी कोई कंडीशंस हैं जिसको मीट करने के लिए उन्होंने कानून साजी करनी है, आइन में तरमीम करनी है, तो यही वो रास्ता है जो कि रास्ता आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट भी वाज़े कर चुकी है। इसके अलावा कोई तशद्दुद का रास्ता अडॉप्ट करके अपनी राय मुसल्लत करेगा, दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर चलते हुए कोई अपनी वारदात डालने की कोशिश करेगा, उसको पहले भी नाकामी हुई है, आइंदा भी उसको नाकामी होगी। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मार्केट में खाम तेल की कम कीमत होने के बाद अवाम मुंतज़िर थी कि हुकूमत एक मरतबा फिर अवाम को एक बड़ा रिलीफ देगी। जैसा कि 20 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 74 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की गई और उस वक्त हमने आपको बताया था कि हुकूमत ने प्राइसिंग फार्मूले से हटकर, आलमी मार्केट के इम्पैक्ट से हटकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिदायत पर अवाम को उससे ज़्यादा रिलीफ दिया है। अगरचे कि उस वक्त कुछ ऑफिशल्स ने इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई थी कि आने वाले हफ्तों में मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन हुकूमत चाहती थी कि अवाम को एक मरतबा भरपूर रिलीफ दिया जाए। वो रिलीफ तो मिला, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान हुआ तो अवाम एक मरतबा फिर मुंतज़िर थे कि कीमतों में रिकॉर्ड कमी होगी, लेकिन इस मरतबा कीमतों में कमी नहीं हुई बल्कि कीमतें हुकूमत ने बरकरार रखी। अब कहा यह जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ऑयल रिफाइनरियों के दबाव के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने कीमतें कम करने की हिदायत नहीं की। इसमें हकीकत क्या है, और जब कीमत 74 रुपये फ़ी लीटर कम हुई थी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 104 रुपये का नुकसान क्यों हुआ, और इस वक्त मार्केट के ऊपर उसके असरात क्या हैं, तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसामा कुरैशी साहब, एग्जेक्टिव मेंबर हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के। उसामा कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हर तरफ से अवाम ये मुंतज़िर थी, मुतालबा कर रही थी हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमत में 35 से 60 रुपये लीटर मजीद कमी की जाए, जैसा कि फरवरी 2026 में कीमतें थी, लेकिन कीमतें उस लेवल पर हुकूमत नहीं लाई और कीमतों को बरकरार रखा गया। अब ये कहा जा रहा है कि कंपनीज का दबाव था जिसकी वजह से हुकूमत ने कीमतें कम नहीं की। वाकई आप लोगों का OCAC के मेंबर्स का दबाव था या कुछ और माजरा है? शुक्रिया भट्टी साहब, आपका बहुत अहम इशू आपने रेस किया है। देखें, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, ना हुकूमत किसी दबाव में प्राइसिंग, किसी कंपनीज के दबाव में प्राइसिंग चेंज करती है ना बढ़ाती है। जो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं कि जो OCAC ने ये खत लिखा था और उसके बाद मीटिंग हुई मिनिस्टर साहब के साथ और सेक्रेटरी साहब के साथ और बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स थे उनके साथ हुई, उसमें सिर्फ एक इशू रेस किया गया था। देखिए, इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री गेन जो कि बातें होती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है। ठीक, जो ऑयल कंपनीज हैं उनको ये पता है कि इस बिजनेस में इन्वेंट्री लॉस भी होना है, इन्वेंट्री गेन भी होना है। आपको याद होगा, शायद मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ पहले भी, जिस वक्त प्राइसेस बढ़ी थी उस वक्त ये कहा गया था कि जी इन्वेंट्री गेन्स आए हैं बहुत। जी बिल्कुल। जिसके ऊपर मैंने कहा था ये इन्वेंट्री गेन्स जैसे आए हैं वैसे ही निकल भी एग्जैक्टली, वैसे ही ये जो है वो इन्वेंट्री लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये जो अब देखें, एक चीज को मद्देनजर रखना जरूरी है कि ये जो प्राइसिंग होती है ये अब वीकली होती है, जिसमें 5 वर्किंग डेज होते हैं। ठीक। सो 5 वर्किंग डेज की जो प्लैट्स की पब्लिश प्राइस होती है उसकी बेसिस के ऊपर, और प्लैट्स की पब्लिश प्राइस क्रूड ऑयल की नहीं बल्कि जो डीजल और गैसोलीन की पब्लिश प्राइस होती है उसकी बेसिस के ऊपर, फिर उसके ऊपर फ्रेट, क्योंकि वो जो प्राइस पब्लिश होती हैं वो FOB प्राइसेस होती हैं, वो डिलीवर्ड प्राइसेस नहीं होती। उसकी डिलीवर्ड कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, जिसमें फ्रेट ऐड किया जाता है, प्रीमियम ऐड किया जाता है, इंसिडेंटल्स ऐड किए जाते हैं, कस्टम ड्यूटी ऐड की जाती है, फिर वो प्राइस निकलती है। अब 30-35 रुपए का हिसाब जिसने भी लगाया था वो कैसे लगाया था वो मुझे नहीं पता उसका,
और जो कंपनीज की जो मुतालबा था वो सिर्फ ये था, क्योंकि पिछले 2 महीने में गवर्नमेंट ने कोई 7 दफा डीजल का फॉर्मूला चेंज किया और 4 दफा गैसोलीन का। ठीक। कंपनीज का सिर्फ एक मुतालबा था कि जिस फॉर्मूले के तहत उनको इन्वेंट्री गेन मिला था, उसी फॉर्मूले के तहत उनको इन्वेंट्री लॉस भी मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब इन्वेंट्री लॉस के जिस वक्त आ रहा है या प्राइसेस जिस वक्त कम करनी है, उस वक्त आप फॉर्मूला चेंज कर दें, और एक दफा नहीं कई दफा कर दें, तो खास तौर पे उनको ज्यादा नुकसान होता है जो एक तो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरा अनसर्टेनिटी हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए भी कि हम किस मॉडल पे काम करें। आप जब इंडस्ट्री लगाते हैं या आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग की एक विजिबिलिटी दी जाती है कि ये फॉर्मूला होगा जिसके तहत आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकेंगे। बिल्कुल। अगर वो इतनी दफा चेंज होगा तो ये कैसे सस्टेनेबल मॉडल होगा। सो अभी ये जो प्राइस चेंज कल हुआ है जिसके ऊपर काफी नॉइज है कि जी ये ज्यादा होना चाहिए था, ये अगर वैसे प्राइसिंग फॉर्मूले के हिसाब से देखें जो गवर्नमेंट ने चेंज किया था पिछले चंद हफ्तों में, उसी एग्जैक्ट मैकेनिज्म के तहत हुआ है। बल्कि इसमें अगर आप देखें तो एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो डीजल पे 7 रुपए कम हुई है तकरीबन, और तकरीबन 1 रुपया जो है वो गैसोलीन प्राइस कम हुई। ठीक। अच्छा, लोग जो कमेंट्री कर रहे हैं इसके ऊपर, जो प्राइसेस के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, वो डिफरेंट पब्लिश्ड प्राइसेस ऑफ क्रूड की बेसिस के ऊपर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी ने ब्रेंट क्रूड देखा, गूगल किया कि ब्रेंट क्रूड की क्या प्राइस है, तो ब्रेंट क्रूड जहां लिखा हुआ होता है वो ब्रेंट क्रूड नहीं होता, वो एक पेपर ट्रेडिंग का एक जो है सिंबल है ब्रेंट क्रूड। इसी तरीके से कोई WTI की बेसिस के ऊपर कर रहा होता है, कोई उसकी बेसिस पे कर रहा होता है। तो जी क्रूड ऑयल जो होता है वो क्रूड ऑयल के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट होती है और वो खाम तेल है। ये क्रूड ऑयल की बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट करने का मकसद ऐसे ही है कि आप कहें कि जी कॉटन की प्राइस कम हो गई है तो मार्केट में जो गारमेंट्स बिक रहे हैं उसकी प्राइस भी जो है वो कॉटन की प्राइस के हिसाब से। बिल्कुल ठीक। ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने पॉइंट समझाया। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो आपने वाजे कर दी कि जो गुज़श्ता कीमतों में हुकूमत ने रद्दोबदल करना था, कमी करनी थी, अगर कमी नहीं हुई तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का या रिफाइनरीज का कोई किरदार नहीं है। हुकूमत ने एग्जैक्टली फार्मूले के मुताबिक प्राइसिंग की। हाँ, जो अवाम तरीफ मुंतजिर थे जिस रिलीफ के, अगर हुकूमत चाहती कि उसके पास जो पेट्रोलियम लेवी का क्वेश्चन था वो हुकूमत उसमें अगर चाहती 10, 20, 30 रुपए कम करती तो वो एक सेपरेट रिलीफ मिल सकता था। लेकिन प्राइसिंग के मुताबिक एग्जैक्ट यही फिगर से जो भी आपने कोट किए। जी बिल्कुल। देखें, रिफाइनरी प्राइस तो मैं आपको बता रहा हूँ ना 7 रुपए कम हुई है। सो एक्स रिफाइनरी प्राइस 7 रुपए डीजल पे कम हुई है और 1 रुपए गैसोलीन पे कम हुई है। बिल्कुल। अब वो गवर्नमेंट ने उसको पेट्रोलियम, वो गवर्नमेंट का जो है वो डिसीजन है कि वो उसको कंज्यूमर को पास ऑन करें या टैक्सेस में इंक्रीज करें। बिकॉज गवर्नमेंट ने, देखें आपको याद होगा मार्च और अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी दी थी जी। और जो पीएल था वो काफी कम हो गया था, जिसलिए गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि जी हमारा पीएल का जो शॉर्टफॉल है वी हैव टू कवर इट अप। जी बिल्कुल। दूसरा एक और भी चीज हुई है कि स्मगलिंग की वजह से जो है वो काफी लॉस हुआ है पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन के अंदर, क्योंकि स्मगलिंग काफी बढ़ गई थी, कुछ 7-8 हजार टन डेली के ऊपर पहुंच गई थी, जो कि डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस है टू द गवर्नमेंट जी, जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही थी। जो कंपनीज को प्राइस दी जा रही है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट वही है जो एज पर फॉर्मूला है। इस प्राइस चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। बट पिछले 2 महीने में कोई जो इतनी दफा तब्दीली आई है उसकी वजह से कंपनीज को एक्सेसिव लॉस हुआ है। कंपनीज ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें इन्वेंट्री लॉस की वजह से तकलीफ हो रही है। इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है, और कोई भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस की जिसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर करेगा जब उसको पता ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त आपने, बिल्कुल। और दूसरी बात है, जी मुकम्मल कीजिए सर। एक थोड़ी सी बात मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि लोगों ने 9 मंथ्स के रिजल्ट देखने के बाद जो है वो, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री गेन वाला पार्ट था, इन्वेंट्री लॉस वाला पार्ट नहीं था, उसके ऊपर भी बड़े आजकल जो है वो तज्जिए किए हैं। बिल्कुल ऐसा है। एक तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कहते हैं कि रिफाइनरीज ने बहुत पैसा कमाया है, उन्होंने एक नॉर्मल प्रॉफिटिंग की और हम उस पर कट लगाएंगे। सर देखें, 50% मार्केट शेयर चाहे वो रिफाइनरीज का हो चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, वो तो गवर्नमेंट की कंपनीज के पास है ना। वो तो सब सामने आ जाएगा। ये तो सब ज्यादातर कंपनीज लिस्टेड हैं। जब जून की क्लोजिंग होगी जिनकी, सब पता चल जाएगा उस वक्त क्या है। और दूसरा, अगेन प्रॉफिट कमाना कोई इस मुल्क में जुर्म बना दिया गया है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर की हुई भी है और उस पर एक जायज रेट ऑफ, जब लॉसेज होते हैं, अगर आप 5 साल के नंबर्स उठा के देखिए तो उसके अंदर रिफाइनरीज ने कितने लॉसेज, अगर और पीछे जाएंगे तो और लॉसेज होंगे।
तो उन 5 सालों के नंबर को भी अगर आप उठा के देखें तो जब लॉसेस होते हैं तो कोई कॉम्पनसेट करने तो नहीं आता ना। तो इसी तरीके से जो है वो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो जायज प्रॉफिट बनाना उसका हक है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट आती है ना। अगर प्रॉफिट मेकिंग को एक जुर्म बना दिया जाएगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते आप, गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसे गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक और बड़ा क्रिटिकल सिनेरियो है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर करना चाहूंगा। आपने कहा जी कि 104 अरब का नुकसान हुआ, क्रिटिकल सिचुएशन है। उससे पहले ओगरा पीडीसी की मद में 70 अरब रुपए का अजरा रोक चुका है, ये और परेशान कुन सूरत हाल है। अब आल्दो के अमेरिका और ईरान के मबैन वायदा हो चुका, अब नया हरमज़ खुल चुकी, प्राइसेस नीचे आ रही हैं, लेकिन ओएमसीज और रिफाइनरीज इस सिनेरियो के अंदर जब उनकी पीडीसी उनको अदा नहीं हो रही, 104 अरब का नुकसान हो रहा है, तो आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बिहेव करेगी? कुछ परेशान कुन सूरत दिखाई दे रही है, या भी ये इतना बड़ा फाइनेंशियल शॉक है ये आप अब्जॉर्व कर जाएंगे, और कितने अर्से के लिए इसको अब्जॉर्व कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्ब करना मुश्किल ही है, जब तो 14 कंपनीज के सीईओ जो है वो चल के इस्लामाबाद गए थे और बड़ी एसओएस कॉल दी थी। और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ये जो 104 अरब का नंबर है इसमें डेड स्टॉक शामिल नहीं है। जब इन्वेंट्री गेन का नंबर आया था उसमें डेड स्टॉक शामिल था। अगर आप डेड स्टॉक भी शामिल कर लेंगे तो ये तकरीबन 145 अरब रुपए बनते हैं जो ये नुकसान का मद है। इशू ये नहीं है कि अगेन मैं क्लियर कर दूं, इन्वेंट्री गेन, इन्वेंट्री लॉस ये बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है, बट बिल्कुल ठीक, जिस फॉर्मूले से इन्वेंट्री गेन हुआ उसी फॉर्मूले से इन्वेंट्री लॉस भी कैलकुलेट होना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इसमें बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत सारी तकलीफ होंगी। अभी कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी आई थी पाकिस्तान में इन द ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, वो भी काफी, उन्होंने भी अपने कंसर्न्स रेज किए थे मीटिंग के अंदर, और हमें एश्योरेंस दी गई है कि आगे जी अब एक कमेटी बन गई है जो इन सब चीजों को रिव्यू कर रही है। हमारी एक उनसे रिक्वेस्ट ये थी कि आप इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दें जिस तरह बाकी सेक्टर्स डीरेगुलेटेड हैं। मैं सिर्फ ये बात बता दूं कि ये सेक्टर के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है इतनी सारे सिनेरियो में, और हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के साथ भी यही है कि प्लीज इसको जो है वो एक फेयर तरीके से देखें और एक फेयर ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है, टैक्सेस गवर्नमेंट का राइट है, वो जितना लगाना चाहिए, बट अगेन अवाम को जो उनको पास ऑन करना है वो एक्चुअली फील ऐसा होता है कि जैसे ऑयल कंपनीज जो है वो बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बड़ी जबरदस्त अप्रोच है कि फेयर तरीके से सबको डील करना चाहिए, और शॉक अगर इतना खौफनाक होगा कि जिससे सप्लाई मुतासिर हो तो फिर मेरे ख्याल में किसी के लिए सिचुएशन विन विन नहीं होगी। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस मामले को देखना चाहिए, और जो आवाम को रिलीफ का मामला है, प्राइसिंग फार्मूला तो अपनी जगह के ऊपर, जहां आवाम रिलीफ मुंतज़िर हैं जिस रिलीफ के, वो पेट्रोलियम लेवी के जरिए से मुमकिन था, जहां हुकूमत रवा माली साल का हदफ 1468 अरब रुपए का पहले ही पूरा कर चुकी है, 1510 अरब के लगभग कलेक्शन हो चुकी है। तो अगर जो आवाम जिस रिलीफ के मुंतज़िर हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप पेट्रोलियम लेवी कम कीजिए, प्राइसिंग फार्मूले के तहत तो वही कीमत बनेगी जो गुज़श्ता रोज़ बनी। हमारे साथ थे उसामा कुरैशी साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर OCC, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।